ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके तुम नीट 2026 स्कोर के आओगे एंड लिटरली तुम एग्जाम में 600 प्लस स्कोर कर रहे होगे। इस वीडियो के अंदर एक 180 डेज का स्टोरेज स्ट्रक्चर प्लानर होने वाला है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि तुम्हारा नीट 2026 के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसे फॉलो करके तुम अगले साल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। मैं तुम्हें एक एक दिन का स्केड्यूल बताने वाला हूँ एंड ये वीडियो हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग में जाता हो या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ता हो। ये तो समझ आ चुका है कि अब सीरियस प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब बस नीट के अंदर 9 महीने बचे हैं और अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लोगे तो आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना है वो आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको एंड तक देखना। 2026 के लिए अभी तुम्हारे पास 9 महीने पड़े हैं, लेकिन जो आइडियल तुम्हारे पास टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का वो सिर्फ 6 महीने है, क्योंकि 3 महीनों में तुम्हें रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो जो आइडियल टाइम है तुम्हारे पास जो अभी बचा हुआ है वो 6 महीने है और तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जनवरी तक। तो देखो टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स अभी हमारे पास है 79 और इन चैप्टर्स को हम ब्रेक डाउन करें तो 6 महीने के अंदर आपको 79 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इस हिसाब से एक महीने के अंदर होते हैं 13 चैप्टर और एक वीक के अंदर होते हैं 3 से 4 चैप्टर। तो आपको एक वीक के अंदर 3 से 4 चैप्टर करने पड़ेंगे और वो 3 से 4 चैप्टर कौन से होंगे, उसके अंदर आपको बायो के अंदर 2 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के अंदर एक और फिजिक्स के अंदर एक। जो आपका अगस्त सितंबर और अक्टूबर का महीना होने वाला है इसके अंदर क्या करना है, आपको जितने भी बेसिक और मॉडरेट जो आपके चैप्टर्स हैं सबसे पहले वो कंप्लीट करने हैं। जो भी बेसिक होते हैं और मॉडरेट होते हैं वो आपको इन 3 महीनों के अंदर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यही आपके बिल्डिंग ब्लॉक रहने वाले हैं जो आपके टफ चैप्टर्स होंगे उनके लिए। उसके बाद आता है नवंबर दिसंबर जनवरी। इसके अंदर जो आपके टफ चैप्टर्स और जो चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है वो आपको करने हैं नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर। तो सबसे पहले आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर अपने बेसिक्स और मॉडरेट चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आपको लिंक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स नवंबर दिसंबर जनवरी में करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो जो आपके टफ पोर्शन रहेगा आप उसको भी धीरे धीरे करके इजीली कवर अप कर लोगे, इसलिए आपको पहले बेसिक्स चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद क्या करना है, एवरी वीक हर हफ्ते आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको 2 वीक्स के अंदर एक मॉक टेस्ट देना है। आपकी कोचिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हर 14 दिन में हर 2 हफ्ते में आपका एक मॉक टेस्ट होता है। तो ये तो आपके लिए एडवांटेज ही है क्योंकि आपके कोचिंग वाले भी आपको 2-3 चैप्टर्स करवाएंगे और ये जो टारगेट मैं आपको दूंगा इसके अंदर भी आपको 3-4 चैप्टर 2 हफ्ते में करने हैं। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप मॉक टेस्ट में अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो। तो आपको वीकली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि बिना टारगेट्स के आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, भले ही चाहे वो नीट हो या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अपने वीकली टारगेट्स को बनाओगे तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको अपने वीकली टारगेट के अंदर रखना है। तो जैसे क्या है कि सेल यूनिट है, सेल यूनिट के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर होंगे वो आप अपने 1 वीक का टारगेट रखोगे। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, मोल कंसेप्ट है, तो आप इसको अपना जो वीकली टारगेट है उसके अंदर रखोगे। और वैसे फिजिक्स के अंदर आपको अपने वीकली टारगेट के अंदर इंक्लूड करना है बेसिक मैथ एंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो जिसके ये दोनों चैप्टर हो चुके हैं और उसको अच्छे से आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को भी अपने वीकली टारगेट के अंदर इंक्लूड कर सकता है। तो अब आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो कोचिंग जाते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो देखो कोचिंग के अंदर क्या होता है, एक मॉर्निंग बैच होता है और एक इवनिंग बैच होता है। हर कोचिंग में ऐसा ही होता है। जो मॉर्निंग बैच होता है वो 7 AM टू 2 PM तक चलता है और इवनिंग बैच 2 PM से 8 PM तक चलता है। अब इस कोचिंग वाले टाइम पीरियड के बाद हमें क्या करना है और इससे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहला रहेगा मॉर्निंग बैच वाले बच्चों के लिए 3 PM टू 12 PM, जिनका कोचिंग सुबह स्टार्ट होता है और 2 PM पे खत्म हो जाता है। उनको क्या करना है, 3 से लेके 5 आपका 2 बजे तक कोचिंग स्टार्ट हुआ, आपने 2 से 3 का एक ब्रेक लिया, उसके बाद 3 से 5 आपका एक स्लॉट होना चाहिए। उसके अंदर आप क्या करोगे, आप अपने क्लास के नोट्स को रिवाइज करोगे, वो भी तीनों सब्जेक्ट के, क्योंकि आप अभी अभी कोचिंग से आए हो तो आपके दिमाग में वो फ्रेश चीजें रहेंगी और आप उन चीजों को बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो तीनों सब्जेक्ट्स की आपको चीजों को रिविजन करना है। और तीनों सब्जेक्ट का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का टाइम है। अभी आपने वो चीजें क्लास में सीखी हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2 घंटे के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ चुके होगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 3 से 5 आपको यही करना है। कोचिंग से आते ही 1 घंटे का रेस्ट आपका हो गया और उस रेस्ट के बाद आप 3 से 5 के बीच में अपने क्लास नोट्स रिवाइज करो जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया। अब स्लॉट 2 के अंदर ये होगा 5:30 से लेके 7:30 तक, आधे घंटे का आपका बीच में ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर करने हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स एंड बायो के। फिजिक्स के साथ बायो रखना, केमिस्ट्री को ऐड मत करना क्योंकि केमिस्ट्री को आपको नाइट में करना पड़ेगा। तो फिजिक्स एंड बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको 5:30 टू 7:30। अब 7:30 टू 8:45 ये आपका ब्रेक रहेगा। इसमें आप अपने डिनर या फिर दोस्तों से बातें, फैमिली से बातें, ये चीजें कर सकते हो।
उसके बाद 8:45 से लेके आपका 12 बजे तक स्लॉट 4 रहने वाला है। इसके अंदर आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है केमिस्ट्री एंड बायो की, और इसके साथ साथ आपको एक्टिव रिकॉल भी करना है कि आपने दिन में क्या क्या पढ़ा है। जो भी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है, इन तीनों का एक्टिव रिकॉल होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक्टिव रिकॉल कैसे करना है कि फिजिक्स के जो भी फॉर्मूला आज आपने पढ़े, फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसका पैटर्न आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। और केमिस्ट्री के अंदर भी सेम, अगर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो रिएक्शंस आपको दिमाग के अंदर चलनी चाहिए कि अगर ये रिएक्टेंट होता है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अगर हम रिएक्टेंट को चेंज कर दें तो हमारा प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा। और बायो के अंदर आपको एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं वो लर्न करने हैं। तो इन तीनों का आपको एक्टिव रिकॉल भी करना है। 8:45 से लेके जो 12 का आपका टाइम स्लॉट होगा उसके अंदर आपको एक्टिव रिकॉल भी करना है। उसके बाद इवनिंग बैच वाले बच्चों के लिए, इवनिंग बैच वाले बच्चों के लिए क्या करना है, आपको 5:30 पे उठना है और पहला स्लॉट आपका होगा वो होगा 6 AM से 7:30 AM तक। ये स्लॉट्स आपके सेम रहने वाले हैं। इसके अंदर आप अपने मॉडिफिकेशन से कर सकते हो, लेकिन जो आपका टाइम रहना चाहिए स्टडी के लिए वो रहना चाहिए 6 AM से 7:30 AM के लिए। जो 7:30 से 8:30 का आपका स्लॉट रहेगा ये रहने वाला है ब्रेक का। इसके अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो जो आपको हॉस्टल में मिलता है। आप अपना फ्रेश वगैरह होना वो आप स्लॉट में हो जाना। उसके बाद 8:30 टू 10:30 दोबारा आपको पढ़ने बैठना है। उसके बाद 10:30 टू 11 आपका ब्रेक रहेगा और 11 से 1 आपको दोबारा से पढ़ाई करनी है। तो ये उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिनका बैच इवनिंग में होता है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अब क्या करना है विदाउट कोचिंग, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर किसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रखा है, उन बच्चों को क्या करना है कि जो उनकी क्लासेस होती हैं उनको ये ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बैठ के घर में पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ेंगे, नहीं। आपका एक फिक्स टाइम रहना चाहिए, उसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी है, तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं और तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी करना है। हो सके तो अगर आपके पास टैब हो या आईपैड हो तो आप उसके अंदर क्लास लेने की कोशिश करना, क्योंकि फ़ोन खोलोगे तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो आप फ़ोन के अंदर भी खोलना, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो आपको 8 से लेके 2 बजे तक अपनी क्लासेस लेनी है, वो भी सीरियसली फॉलो करना है। दूसरे चीज़ों में मत लग जाना फ़ोन खोल के, आपको इसको ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही लेना है। 8 से 2 आपको क्लासेस लेनी है तो लेनी है। उसके बाद देखो आपका स्केड्यूल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आप 5:30 बजे उठ जाओगे, वेकअप टाइम है आपका ये। उसके बाद 6 से 7:30 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो भी आप प्रीवियस डे पे पढ़ चुके हो उसको आपको दोबारा से रिवाइज करना है 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, क्योंकि आपको अगर वो रिवाइज हो जाएगा तो आप जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। उसके बाद 8 to 2 आपकी क्लासेस चलेंगी तीनों सब्जेक्ट्स की। तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी एक एक क्लास आपको लेनी ही है, उनके नोट्स बनाने अच्छे से जैसे ऑफलाइन के अंदर बच्चे बनाते हैं और उनको पढ़ना है। उसके बाद 2 to 3 आपका ब्रेक रहेगा, इसके अंदर आप अपना लंच कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद 3 से 5 क्या करना है, जो भी आपने आज क्लास में पढ़ लिया ऑनलाइन क्लास में, जो आपने टीचर ने पढ़ाया है, आपने उसके नोट्स बनाएंगे, उनको आपको रिवाइज करना है। और जो टीचर क्लास ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उन क्वेश्चन को ही दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 5 से 7 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स एंड बायो की। और इसके बाद 7 से 8:45 आप अपना ब्रेक ले सकते हो। इसके अंदर आप खाना वाना खा के आ सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो। 8:45 पे पढ़ने बैठ जाना। 10:45 तक आपको दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर आपको केमिस्ट्री एंड बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी तीनों सब्जेक्ट्स की आप एक ही दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रूव होने वाला है, क्योंकि आप पर डे तीनों सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अब देखो 10:45 से 12 तक आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल। आपने तीनों चीजें कर ली, आपने लेक्चर ले लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आपका काम बचता है एक्टिव रिकॉल का। रात को बैठ के आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉल से ही चीजें आपके दिमाग में याद रहेंगी। तो एक्टिव रिकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। आपको जो चीजें याद करवाने का काम होता है वो एक्टिव रिकॉल का ही। इसके अंदर आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स याद करने हैं और रिएक्शंस याद करनी है। अब देखो, अब बुक्स आप कौन सी फॉलो कर सकते हो। बुक्स के लिए आप एनसीईआरटी पे जा सकते हो, और आउट ऑफ एनसीईआरटी के लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को प्रेफर कर सकते हो। और मॉड्यूल्स को प्रेफर नहीं करना सकते तो आप कुछ रेफरेंस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि आपको नीट के पीवाईक्यू करने हैं, जेडब्ल्यू मेन के पीवाईक्यू करने हैं, पहले नीट के पीवाईक्यू करने हैं, और जेडब्ल्यू मेन के पीवाईक्यू आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर लगाने हैं, वो भी 5 साल तक के। उससे पीछे के मत जाना, उससे पहले हार्ड आते थे। तो आपको अभी जेडब्ल्यू मेन के 5 साल तक के पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की जितनी भी बैक एक्सरसाइजेज हैं और जो भी एग्जाम्पलर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको लगानी है। और मैंने तो आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल फॉलो करना है,
कैसे आपका एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए, कौन से बेसिक चैप्टर आपको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको एंड में करने हैं। इसके बाद आपका काम बचता है ये स्टेथोस्कोप अर्न करने के लिए, वो वाइट कोट वहाँ पे टंगा हुआ है उसको अर्न करने के लिए। अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ये समझ लेना कि आपकी जगह कोई और बच्चा मेहनत कर रहा है, और जब नीट 2026 का रिजल्ट आएगा तो सीट उसको मिलेगी, ना कि आपको। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जितना अभी पढ़ रहे हो उससे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगी, सारी चीज़ करनी पड़ेंगी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बचे हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर यार आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।